कल क्या करवाया था? केड़े आर्टिकल? हो गए। फर्स्ट में क्या है? प्रीएम्बल से स्टार्ट करा था हमने कल, ठीक है। प्रीएम्बल मुझे बताओ, वो फाइनली हमने जो अडॉप्ट करा है किससे करा है? अच्छा मुझे ये बताओ, रूल ऑफ लॉ किससे हमने लिया है? सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे थे कल। रूल ऑफ लॉ किससे लिया? ब्रिटेन से। उसके बाद मुझे फंडामेंटल राइट्स, यूएसए। जुडिशियल रिव्यू, USA. suspension of fundamental right during the emergency, Germany. सस्पेंशन, सस्पेंड करना, ठीक है। उसके बाद था बड़ा इंपॉर्टेंट, द फंडामेंटल ड्यूटीज, कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, USA. जो मेनली है यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। बार बार रेपिटेशन है, ये कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहाँ से कौन सी चीज ली गई है। उसके बाद मैंने प्रीएम्बल्स करवाया था, ये हमारा कहाँ से लिया गया था? बाय दी कौन सा रेजोल्यूशन था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या? अच्छा हाँ, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उसके बाद ये करा गया था, कौन सी मीटिंग थी? 13 नवंबर या दिसंबर? 13 दिसंबर। और उसके बाद इसको अडॉप्ट फाइनली कब किया गया था प्रीएम्बल के रूप में? 22 जनवरी को 1947। ये डेट पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था प्रीएम्बल की क्या है, यानी कि हमारी बेसिक्स, यानी कि बिलीफ्स, एक्सप्रेशन, जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे प्रीएम्बल्स में आ रहा है। उसके बाद देखो मैंने करवाए थे आर्टिकल, पार्ट 1 यूनियन एंड It's territory. मुझे बताओ एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट कौन से आर्टिकल में आ रहा है? आर्टिकल 2। 2 या 3? 2. इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। पार्ट 1 ऑफ दी, पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 1 में बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बार। उसके बाद जो हमारी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, ठीक है, उसमें ऑल्टरेशन कर सकती है, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और हमारा जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीड्रॉ कर सकती है, वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताओ हमारा जो आर्टिकल नंबर 9 है उसमें क्या लिखा गया है? देखो क्वेश्चन ये नहीं आएंगे कि जो मैंने बोल कल सुना दिया था ऐसे है वैसे है, आपको आएगा कि ये वाला जो लाइन है वो किस आर्टिकल में लिखी गई है। 11 आर्टिकल तो हो चुका है, बताओ अब। 9 में है कि जिसके पास पहले ही फॉरेन की सिटीजनशिप है तो उसको इंडियन का सिटीजनशिप नहीं बोला जाएगा। बुक में नहीं है, यानी कि ये वाले आर्टिकल्स थे सिटीजनशिप के लिए। हम कैसे सिटीजनशिप पा सकते हैं, किसकी? India. इंडिया की। मुझे बताओ जो सेटलमेंट एक्ट था वो कब लागू किया गया था?
सॉरी परमिट सिस्टम या सेटलमेंट है क्या परमिट सिस्टम कब कराया गया था? 19 जुलाई 1948। जिसके बाद परमिशन नहीं मिल सकती कि आप वापस आओ, उसके बाद आपको कुछ कंडीशंस हैं वो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद देखो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आर द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार जो आपके पास है या नहीं है? है। अब देखो क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, 1125 की बात है, बड़ी पुरानी भी नहीं है। क्या हुआ था उधर था हमारे पास पहले एकदम से थोड़ी ना राइट्स आ गए थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है यूएसए का है हमें पता है, पर यूएसए वालों को भी दिमाग में कहीं ना कहीं से आया होगा, कहीं ना कहीं से आया है। ये शब्द लिया गया था मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा से लिया गया है। इधर क्या था, एक कंट्री थी यूके, उन्होंने क्या बोला, हम देंगे आपको बिल्कुल बेसिक राइट्स। ठीक है, हम अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि बेसिक राइट्स क्या थे, कुछ आदमियों के लिए थे, कुछ औरतों के लिए थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कुछ राइट्स थे। उसके बाद एक कंट्री आई जिसका नाम है यूएसए। ठीक है, इसने बोला हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, गारंटीड राइट। व्हाट डू यू मीन बाय गारंटीड राइट? गारंटी कौन लेगा? मैंने बोला एक कंट्री आई यूएसए, उसने क्या बोला, मैं अपने सिटीजन्स को गारंटी राइट दूंगा, मतलब कि गारंटी होगी जो भी राइट दूंगा। गारंटी लेगा कौन? लो, उधर के जो इधर सुप्रीम कोर्ट वगैरह है। ठीक है, लो ही लेगा गारंटी। अगर बाय चांस आप कुछ गलत कर देते हो अगेंस्ट किसी के, लो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजा मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। तो बोला क्या, यूएसए ने बोला हम आपको गारंटीड राइट प्रोवाइड करवाएंगे। लोग बोलने लगे वाओ, ये भी कंट्री है कि जो अपने पीपल को गारंटीड राइट दे रही है, गारंटी दे रही है, वो भी राइट्स की, कि आपको ये राइट्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद से जब हमारा देश बना तो यूएसए से हमने गारंटी से फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्जन होगी। तो जब मैंने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से अडॉप्ट करे थे? यूएसए से। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये देखो, ये आता है हमारा 12 to 35, 12 तो पूछते हैं पार्ट 2 में कितने आर्टिकल, 12 से 35 तक के जो आर्टिकल है पार्ट 2 में, वो हमारे किसके अंडर आ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स के अंडर आ रहे हैं। अब देखो इधर जो आर्टिकल नंबर 12 है और 13 है, ये राइट नहीं है, ये डेफिनेशंस हैं। किसकी? स्टेट की डेफिनेशन। ठीक है, पार्ट 2 है जो तो 3 है। इसको हम क्या है बेसिकली लेते नहीं है। तो आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं 14 से, क्योंकि 12 एंड 13 क्या है? डेफिनेशंस है। हमें 12 से 35 पार्ट 3 में है ना। 3 है जो 2 पार्ट 2। बड़ी पार्ट 2 कल नहीं 6 से 5 हाँ to हाँ 11 हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप वाला दूसरा आ गया। अब देखो हमारे पास जो है 14 से लेके 18 तक है राइट टू इक्वालिटी। 14 से लेके द राइट टू इक्वालिटी, वो है हमारे 14 से लेके 18 तक। देखो बुक में दिया हुआ है ये पूरा 14 वाला।
ठीक है, पहले वाला है हमारा 14 वाला आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखना क्या क्या हो रहा है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दो चीजें हैं, बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये जो है बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो दो अलग अलग चीजें हैं। वो कैसे? बिफोर, इक्वल बिफोर लॉ हम लेते हैं नेगेटिव सेंस में, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लेते हैं हम पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव कैसे है, पॉजिटिव कैसे है? नेगेटिव सेंस यानी कि ये यूके का है क्या, इक्वल बिफोर दी लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है यूएसए का, जो कि पॉजिटिव है। अब देखो क्या है ये इक्वल प्रोटेक्शन, एक्टिव एंड पॉजिटिव चीजें। अब देखो यूके में, अभी देखो क्या है कि जो हमारा क्या आंखों में पट्टी बांधी हुई है, क्या है, ब्लाइंड है हमारा, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ले लो, लो हमारा, यानी कि देखो इक्वल बिफोर द लॉ नेगेटिव है यूके से, इधर क्या होगा, जो लाइक विल ट्रीटेड एज लाइक। समझो, लाइक विल ट्रीटेड एज लाइक, मतलब कि अगर एक छोटा बच्चा है, कितने साल का छोटा बच्चा, कितने साल का होगा, 10 से छोटी की एज वाला, उसको समझ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं है, उसके पास गन दे दी या उसने किसी से उठा ली, उसने क्या कर दिया, उसे क्या पता कि गन ट्रिगर दबा दो तो किसी की मौत हो जाएगी, ठीक है, तो उसने ट्रिगर दबा दिया और सामने जो पर्सन बैठा उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो वो 10 साल की उम्र से छोटा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है, एक तो नाबालिग है, उसको मुझे बताओ क्या सजा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पर अकॉर्डिंग टू यूके कॉन्स्टिट्यूशन लाइक विल बी ट्रीटेड एज लाइक, और उसी रिस्पेक्ट में अगर दूसरा पर्सन है, कंपेयर करो, एक छोटा है, अब देखो दूसरा पर्सन है 18 साल से ऊपर, उसने जानबूझ के एक कत्ल कर दिया, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, पर उसमें क्या बोला गया है कि छोटे बच्चे ने भी गन चलाई है, उसको भी सजा देंगे जो बड़े बच्चों के मिलेगी। यानी कि हमारा क्या है, लाइक, यानी कि लाइक विल ट्रीटेड एज ए लाइक, हमें कोई मतलब नहीं है, गुनाह है गुनाह है, छोटे ने करा बड़े ने करा, समझने करा ना समझने करा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है इक्वल बिफोर दी लॉ, हम लॉ के आगे इक्वल है सब, कोई भेदभाव नहीं है, ना छोटे का ना बड़े का, ना नाबालिग है ना बालिग का। उसके बाद देखो यूएसए में क्या लिखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मैंने बोला ये पॉजिटिव चीज है, कैसे पॉजिटिव है, इधर बोला कि लाइक विल ट्रीटेड एज ए लाइक, पर इधर मैं बोलूं अनलाइक विल ट्रीटेड एज ए लाइक, मतलब कि वही केस ले लो दोबारा से, कि अगर बाई चांस कोई छोटा बच्चा है वो गन चला रहा है और छोटी एज का है, 10 साल से छोटी की एज का, उसको नहीं पता कुछ भी, तो इधर जो यूएसए है उधर बच्चे को सजा नहीं देंगे, उसको पता है क्या है, बच्चे को कुछ पता नहीं है, छोटा है अभी, इसको क्या पता ट्रिगर दबाने से क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, जानबूझ के नहीं किया गया है, ठीक है, समझदारी में नहीं हुआ है। दूसरा पर्सन जिसने 18 साल के बाद या फिर समझ के जो कत्ल किया है उसको तो सजा मिलेगी ही। तो अनलाइक पर्सन कहाँ पे आइए, छोटा बच्चा, उसको लाइक की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है, समझे क्या इसमें है, इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आगे समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 14, और हम में क्या है, हम में दोनों चीजें हैं, क्या है, मैंने बोला द स्टेट शुड नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन इंडिया। तो हम में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, हम दोनों चीजें उठाई गई है, पर याद रखना नेगेटिव वाला यूके, पॉजिटिव वाला यूएसए। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बोलो।
अब देखो आर्टिकल नंबर 15 क्या बोल रहा है, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वो बताया, वो डेफिनेशन है, वो आर्टिकल्स नहीं है। बोला कुछ? हाँ 12 to 35। अब देखो दूसरा देखो, द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। यानी कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा अगर रिलीजन के बेस पे, उसके रेस के ऊपर से, कास्ट के ऊपर से और मेल है या फीमेल के उसके ऊपर से कोई भी क्या करा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। पर लिखा है ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ दी, यानी कि ऑन दी सर्टेन ग्राउंड्स। ये चीज देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन दी सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोविजन के लिए मना किया गया है, पर कल को एक स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ऑन दी सर्टेन ग्राउंड्स, देखो ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा, इतना तो ठीक है। ठीक है, ऑन दी सर्टेन ग्राउंड्स यानी कि इधर से है कि आप एक पूरा हायर एग्जामिनेशन भी क्रैक कर सकते हो, ये जो लेवल पूरा का पूरा। ठीक है, अब ऑन दी सर्टेन ग्राउंड्स, मैंने बोला दो बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, एक ब्रिलियंट है, दूसरा कैसा है, एवरेज है। अब देखो इसने अच्छे मार्क्स लिए, इसको मिल गई स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके नहीं आए अच्छे, इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब भाई कोई ये नहीं बोल सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 मेरे साथ भेदभाव किया गया है। उसने पहले लिखा है ऑन दी सर्टेन ग्राउंड्स, अगर तू कैपेबल है तो तू भी ले स्कॉलरशिप। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो एवरेज स्टूडेंट कल को ये नहीं बोल सकता कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 मेरे साथ भेदभाव करा गया है। ठीक है, किसी भी बेस के ऊपर, वो तो इसकी है, किसने क्या करा है, पढ़ के खुद क्या लिया है, मार्क्स लिए, उसके बेस पे उसको क्या मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 16, द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि कहीं पे भी काम करने की। देखो कंपेयर करो, आप और अंबानी है, ठीक है, देखो आप और अंबानी है, दोनों के पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप भी अंबानी बन सकते हो कल को, पर अगर कुछ करो तो आपको कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही आप क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हो, पर उसके लिए क्या चाहिए, आपके ऊपर है, मेहनत करोगे उसके बेस पे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है आर्टिकल नंबर, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि किस आर्टिकल में लिखा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वल यानी कि बिफोर द लॉ, कौन से आर्टिकल है। उसके बाद इक्वल प्रोविजन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, ये ऐसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, जितने करवाऊंगी सारे के सारे नहीं करने। ठीक है, उसके बाद देखो 16 वाला आज तक नहीं पूछा गया है, पर ये है कि पता होना चाहिए सीरियल वाइज, या फिर कोई ट्रिक ले लो अपने हिसाब से कि क्या हो जाता है। उसके बाद लिखा है 17 द एवोल्यूशन ऑफ द टच अनटचेबिलिटी, छुआछूत, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत है कि ये इस कार्ड से है, ये इस कार्ड से है, इसके साथ ये है, वो सारा का सारा अबोलिश करा गया है। ठीक है, खत्म कर दिया गया है छुआछूत। ये आर्टिकल नंबर देखो, आर्टिकल नंबर 17 और जो 18 है बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत बार, और जो हमारा 14 वाला है। उसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 18, it ensures the abolition of all the titles, however there is no war on the government institutions honoring man woman or merit or distinctions, यानी कि
कोई भी बंदा है उसके पास कोई राइट नहीं है, कल को तुम्हें अगर भारत रत्न मिल जाता है तो आप अपने नाम के आगे ये लगा के फिरो कि भारत रत्न पर्टिकुलर कोई नेम, भारत रत्न सुमित वर्मा, भारत रत्न वटएवर कुछ भी है, ठीक है, नाम के आगे वो आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं। पर इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, क्या कैप्टन वगैरह है जो वो तो लगा रहे हैं, वो कैप्टन है, वो कमांडर है, ठीक है, मिलिट्री एकेडमिक जो भी है इधर आप लगा सकते हो, ठीक है, इधर आप लगा सकते हो। जैसे अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा 19 to 22, राइट टू फ्रीडम। पहले कौन से राइट है? राइट टू इक्वालिटी। अब 19 to 22 कौन सा आ रहा है? हाँ हाँ सारा कुछ 35 तक जो आएगा वो पार्ट 3 का ही है पार्ट। अब देखो आर्टिकल नंबर 19, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको क्या अधिकार है बोलने का और एक्सप्रेशंस का, ठीक है, वो अधिकार है। कल भी मैंने बोला था कोई आप पे रोक नहीं लगा सकता, जो मर्जी बोलो, पर ये नहीं गालियां निकालने लग पड़े तो सामने वाला तो आपको प्यार नहीं करेगा। उसके पास वो बोलेगा भाई स्पीच और एक्सप्रेशन लिखा है पर ढंग से बात कर, चाहे वो 19 आर्टिकल है। अगर फिर आप दूसरी लैंग्वेज में आगे तो क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा जब आप है ना, दे दना दन दन क्या गया आर्टिकल ही टूटेगा बंदा टूटेगा। अब देखो इसके अंडर ही आ रहे हैं हमारे 6 फ्रीडम्स, कौन कौन से हैं? पहला वाला है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच और एक्सप्रेशन क्या क्या है? राइटिंग है, प्रिंटिंग है एंड एनी अदर मींस। कौन कौन से है इसमें? क्या आते हैं? जो मर्जी लिखो, प्रिंट करो और एनी अदर मींस, ठीक है। पर मुझे ये बताओ क्या इसमें जो हमारा प्रेस है, प्रेस फ्रीडम, क्या इधर लिखा गया है या फिर कुछ और है? इसमें प्रेस फ्रीडम आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन आता है। मैंने बोला था स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें क्या बोला? राइट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और बाकी भी जो भी चीजें हैं जो सही है, ठीक है, वो कर सकते हो। ये है इम्प्लिसिट यानी कि हिडन है, क्या? प्रेस वाला, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली बोला है, नॉट इन द डायरेक्ट वे कि तुम लोग लिख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और जो बाकी वो चीजें वो कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो प्रेस का फ्रीडम है वो भी दिया गया है, पर दिया तो गया है पर इन द इम्प्लिसिट मैनर, मतलब कि हिडन वे में लिखा गया है। समझ आ रहा है? जी हाँ जी लिखे हुए। अब देखो इसका दूसरा वाला पार्ट, असेंबली। असेंबल मतलब असेंबल होना, इकट्ठे होना। और मुझे बताओ स्ट्राइक करो या धरना करो ये आपका राइट है?
पर इसमें क्या है, एक्सेप्शनल केस है। धरना करो, स्ट्राइक करो, कल को मेरे नाम पे बैठ जाओ कि मैम ने बोला है कि धरना करो या स्ट्राइक करो, ये पूरा का पूरा हमारा राइट है, पर हिंसा नहीं करनी। ठीक है, बाहर बैठ के क्या है कि धरना या फिर कोई स्ट्राइक वो भी आप कर सकते हो, पर नॉट इन द वॉयलेंस वे। यानी कि पीसफुली। अब देखो इसमें एक आर्टिकल आता है, देखा होगा धारा 144 लग गई। क्या होती है ये? 4। यानी कि बहुत बार सुना होगा कि इधर आर्टिकल 144 लग गया, बड़े बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं इधर नहीं जाना, आर्टिकल्स लगा हुआ है 144, पता उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती। पर क्या है ये है कि 4 से ज्यादा पर्सन क्या है वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है या कुछ भी धरना धुरना अगर वॉयलेंस हो जाती है उसके बाद, हाँ हाँ लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला था, आर्टिकल 144 लगा गया इस स्टेट में या पर्टिकुलर कहीं जगह पे, क्या मतलब कि इधर 4 से ज्यादा बंदा अलाउड नहीं है। अगर हो गया तो पुलिस क्या करेगी, जो मर्जी करे, फिर तुम नहीं बोल सकते कि हमारा राइट टू असेंबली वाला क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, राइट टू असेंबली वाला क्या आर्टिकल। ठीक है, कल को पुलिस के आगे खड़े हो गए, भाई मेरा तो राइट है ये, मार वाला मेरे को, उसने डंडे मारने सीधे के सीधे, बोला तू क्या कर रहा है, धारा 144 लग चुकी है और तू 4-6-7 बंदे खड़े होके बोल रहे हो कि मारो जो मर्जी करना है, हमारा तो क्या है राइट है भाई, ऐसी बात नहीं है। क्या बोलते हैं कि आधी नॉलेज है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, हम्म, अगर आगे 5वां इंक्लूड हो गया तो लाठीचार्ज भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन है, हाँ कोई भी एसोसिएशन बनाओ, कोई भी यूनियन बनाओ, पर नॉट इन द इलीगल मैनर। ठीक है, इलीगल पर्पस के लिए कोई भी चीज मत बनाओ। ये ना हो कि कल को क्या करे, कोई मेरे को बोले कि मैंने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, ठीक है, मेरे को नॉलेज है उस चीज की, आप चले गए किसके पास परमिशन लेने के लिए, या फिर आप बोल देंगे कि आर्टिकल 19 3 क्लाउज के अंदर हमें क्या लिखा गया है कि हम क्या बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। भाई मेरे को नॉलेज है किसकी, न्यूक्लियर की नॉलेज है ज्यादा, तो मेरे को न्यूक्लियर टेस्ट करना है, बॉम्ब बनाना है मेरे को, ठीक है, पर इसकी परमिशन नहीं है भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के तेरे को क्या, तू क्या करेगा, ये परमिशन किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, एक्सेप्शनल केस भी साथ साथ है, टेररिस्ट ये सारा इसके अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। कि आपको क्या है, घूमने की आजादी है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में घूमने की आजादी, जहां मर्जी घूमो, पर एक्सेप्शनल केस क्या आ जाता है मिलिट्री वाले एरिया में। ठीक है, जैसे अलाउड नहीं है जहां पे, या फिर कोई तुम्हारा कोई सीक्रेट वाले कोई भी चीज है, ठीक है, सीक्रेट एजेंसीज वगैरह, उधर चले गए सुधे, क्या है भाई घूमने आए मेरा क्या है भाई, ये तो राइट है मेरा। ठीक है, ऐसे नहीं करना,
ऐसी सिचुएशन पे नहीं जाना। जैसे मैं बताऊं, मैं गई थी यानी कि ऐसे ही घूमने जा रहे थे, धर्मशाला सुना है, उधर गए थे, ठीक है। तो चले गए उधर, मैंने वीडियोस बनाने लग पड़ी थी। उधर 26 जनवरी की परेड वाला सिस्टम था, मैं लगी सब वीडियो कैप्चर करे। हमारे पास हम 4-5 लड़कियों का ग्रुप था, पूरी आर्मी आ गई, इधर से भी आ रही, इधर से आ रही। बोले आपने मोबाइल में क्या बनाया? मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बोलते आप ही डिलीट करो। मैंने बोला कि मैं कर दूंगी। बोले नहीं, हमारे सामने करो तो हम आपका फोन ले लेंगे। मतलब नहीं, मैं कर देती हूँ अभी। यानी कि अलाउड नहीं था तब, मैंने पॉजिटिव नहीं पढ़ी थी, पता होता तो मैं नहीं करना था, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने कभी भी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो क्या करना है कि घूमो जहां मर्जी घूमना है, पर जहां पे बैन लगाया गया है, जहां पे एक्सेप्शंस हैं, नहीं जा सकते, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, ठीक है, उनको भी, पर्सन को खुद किया इंफॉर्मेशन लीक हो तो पूरे का पूरा टैंक उड़ सकता है, आर्मी वालों का जो भी है, ठीक है, उड़ गया। तो उसके बाद देखो, ये वाला था कि कौन सा था, मूवमेंट थ्रू टेरिटरी ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट वाला है हमारे रिसाइड एंड रेजिडेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, कहीं पे भी आप रह सकते हो, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट वाला, रेजिडेंस एंड द सेटलमेंट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। अब एक हमारा आ रहा है 35A 370 आर्टिकल, जो पहले था रिसाइड, रेजिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ये क्या था, पहले था हमारा आर्टिकल नंबर 35A 370 आर्टिकल, जिसको अब हटा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग था क्या, J&K क्या वाला था, जम्मू एंड कश्मीर वाला, इस आर्टिकल में था क्या? इस आर्टिकल में क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वही उधर की लैंड को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इधर से उधर प्रॉपर्टी को ले सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, उधर घर वगैरह जो भी है। बाहर जैसे कोई कर्नाटक वाला आ गया, वेस्ट बंगाल वाला आ गया, कोई भी आ गया, तो उधर वो लैंड को नहीं ले सकता। पर अब परमिशन है हिमाचल में भी, वो आर्टिकल 118 है, ठीक है। हिमाचल में भी जमीन, हिमाचल में आज तक नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 118 के अकॉर्डिंग हिमाचल में भी तुम लोग बाहर से जमीन नहीं ले सकते हो, पर्सनल यूज के नहीं ले सकते, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि तुम आर्टिकल पूछते हैं कि आर्टिकल 118 जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हिमाचल से रिलेटेड है, ठीक है, कि उधर हम कोई भी लैंड नहीं ले सकते जो बाहर के हैं। अब देखो, फ्लैट ले लो और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज के लिए, खुद के लिए नहीं, कमर्शियल यूज के लिए दे सकता, पर्सनल नहीं ले सकता। एग्रीकल्चर पर कमर्शियल में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट है द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड और कोई भी बिजनेस चला सकता है। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट वाला इसका सब क्लोज, पर इसका भी यही है कि इलीगल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, ट्रेड के लिए कुछ भी कर रहे हो, नॉट फॉर दी इलीगल पर्पस। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 20। यानी कि कोई भी तुम ट्रेड कर सकते हो,
अपने इधर इंडिया में, ठीक है। कोई भी तुम प्रोफेशन चूज कर सकते हो, कोई भी तुम बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब जॉब है, यानी कि कोई भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, पर कहाँ, इंडिया में। पर एक्सेप्शनल केस है, पर क्या, नॉट इन द इलीगल पर्पस, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 20, 19 का ABCD पार्ट से। आर्टिकल नंबर 20 है, guarantees that no person shall be convicted for any offense except violation of law in force। पहले देखो इधर है फर्स्ट नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसके बेस पे आ रहा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपने क्या कर दिया, हिंसक हो गया आप। पहले बहुत अच्छे इंसान थे, एकदम से आपने 7 खून मूवी देखी, उसके बाद आपका मन करा कि शायद मेरे को भी 7 खून माफ है, 7 खून माफ शायद कुछ ऐसी है, हाँ? और आपने एक खून कर दिया 21 डेट को, ठीक है। आज कितनी डेट है, 9 को आपने मर्डर कर दिया, अप्रैल को। कोई भी कर सकता है, आपने 7 खून माफ वाली मूवी देखी है, मोटिवेट हो आप। ठीक है, 7 अप्रैल को आपने मर्डर कर दिया। 7 अप्रैल के अकॉर्डिंग उस मर्डर की अलग से क्या थी, सजा थी, ठीक है। सोच लो 3 साल की सजा थी जब आपने मर्डर किया, 7 को 3 साल सजा थी। उसके बाद 8 अप्रैल को आपको पता चला कि अब तो ये 5 साल सजा होगी उसी मर्डर के लिए। बढ़ नहीं रही, ऐसे लो ऐसे बन गया कि उसी मर्डर के लिए उन्होंने 5 साल के लिए कर दी सजा। अब देखो खून कब करा आपने, 7 अप्रैल को करा खून, कर दिया, ठीक है। 3 साल की आपको सजा मिलनी थी, पर आपको 3 की ही मिलेगी। तो क्या हो गया अगर 8 को नया कानून आ गया, मतलब कि अगर जिस दिन आपने जिस दिन आपने खून करा है उस दिन क्या लॉ है वो डिपेंड करता है, ना कि अगले दिन क्या बना, ठीक है। तो अगर चेंजेस आ जाते हैं 8 अप्रैल को वो सजा 5 तक हो जाती है, 5 साल तक, पर आपको किसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, 3 साल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। लॉन्ग प्रोसीजर होता है जजमेंट का, एकदम से थोड़ी ना सजा मिल जाएगी। पर मर्डर आपने 7 को करा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर आएगी और उसके बाद आपको सजा होगी। कितने साल की, 3 साल की सजा जेल की। क्या देखा था आपने, 7 खून माफ मूवी देखी थी, अब करोगे। 7 को करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा चीज आ रहा है हमारा नो डबल जियोपार्डी। बताती हूँ, इसके अकॉर्डिंग है फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट। हाँ, अब देखो कोई लड़का है राम, उसने कर दिया शाम का खून। याद रखना किसने किसका करा, मेरे को बताना फिर। GEOPARDY। एक लड़का है, छोटा नाम रखते हैं, अच्छा। एक राजू है, दूसरा संजू, ठीक है। राजू और संजू 2 लड़के हैं, तीसरा लड़का आ गया जिसका नाम क्या था, मंजू, रामू, ठीक है। संजू, रामू और राम श्याम, ठीक है। XYZ, ठीक है। कोई XYZ पर्सन है, 3 है लड़के, लड़कियां भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हुआ, भाई का मर्डर कर दिया, ठीक है, दोनों में से, ठीक है।
बाई का मर्डर कर दिया, उसके बाद बाई को मिल गई सजा। एक्स ने बता दिया कि सॉरी, बाई का मर्डर हो गया और एक्स ने करा था, ठीक है, तो एक्स को मिल गई सजा, मिल गई, एक्स को मिल गई सजा, बाई का मर्डर कर दिया उसने। अब दूसरा पर्सन जेड आया, उसके बाद जब उसको सजा सुजा कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या बोलता है वो कि इसने बाई का मर्डर कर रहा है, एक्स ने, वो करा था तो एक्स ने था, तो रहने दो एक्स जेड भाई, मैं रामू शामू ही करती हूँ, ऐसे कैसे चढ़ो। यानी कि अगर किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एक पर्सन आके बोलता है कि इसने इसका मर्डर कर दिया, दे रहा है, ठीक है, उसको सजा भी हो जाती है, सोच लो कि 3 साल की सजा होगी। उसके बाद दोबारा से एक और पर्सन आया, उसने बोला कि इसने इसका मर्डर करा है, इसको सजा दो, यानी कि दोबारा से उसे एक गुनाह के लिए उस सजा नहीं हो सकती अगर कोई और भी बोले, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लो जो भी है। यानी कि एक मर्डर के लिए या एक गुनाह के लिए उसको बार बार सजा नहीं हो सकती, ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। अच्छा हाँ, उसके बाद देखो तीसरा, नो सेल्फ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि कल को कोई पर्सन है उसने मर्डर कर दिया और गवाह यानी कि गवाही के रूम में वो खुद गवाही दे रहा है, कहाँ पे जाके, कोर्ट में जाके बोला कि मैंने मर्डर नहीं करा, किसी और ने करा या कुछ भी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो जज उसको ये पावर नहीं देता कि तू अपने पे, अगर कोई अच्छा है भी नहीं है उसके पास तो वो ये नहीं बन सकता, सेल्फ विक्टिम नहीं बन, यानी कि सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने ऐसा ऐसा होता देखा था, उसके बेस पे अगर लगती है जज को भी उसकी स्टोरी सही लगती है, पर फिर भी वो उसको गलत सही प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है। ये किस में लिखा है, आर्टिकल नंबर 20 में। अब आर्टिकल नंबर 21 सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्टिकल है। ये आता है हमारा, प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, अपना पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की गारंटी देता है। गारंटीज दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। अब देखो इसका ना बहुत ज्यादा फायदा उठा गया है, कल को कोई बोल दे पर्सनल में अब किसी की कोई भी चीज आ सकती है, कल को क्या हो गया, आपने घर पे रखा है डॉगी, वो अचानक से मर गया, आपको शक है किसके ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, चला गया कहाँ पे, थाने में, भाई मेरे को तो डाउट है, मेरी रिपोर्ट ले लो, ठीक है, मेरी पर्सनल लिबर्टी हार्म हुई है, मेरे को दुख हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे क्या कर देते थे, केसेस कर देते थे, पर्सनल लिबर्टी में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, तो इसका बहुत बार मिसयूज हो चुका है, बहुत बार, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के बेस पे बड़ा बड़ा कुछ हो चुका है। तो ये देखो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। पहला क्या है, क्या क्या क्वेश्चन था कि खंबा गिरा था ना, इसके घर से खंबा गिर गया, डेथ हो गई होगी किसी की, तो पर्सन आ रहा है बोल दे कि खंबा गिर गया, बिजली वालों ने सही ढंग से काम नहीं करा, हमारी डेथ होगी, इनको जेल में डालो, पर्सनल लिबर्टी हमारी हार्म हुई है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पक्का पर्सनल लिबर्टी क्या हो रही है, हार्म हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए देखो 1993 में चॉइस एंड डिग्निटी एक्ट आया था,
उसमें क्या बोला गया था, DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। अगर बाई चांस तुम लोगों को ऐसा कुछ आता है कि पुलिस स्टेशन में बोल दिया जाता है कि ये था, यानी कि पर्सनल से रिलेटेड जो भी फालतू की चीजें आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे DND। ये कौन बोलेगा, पुलिस वाले। ये आपको कोई कॉल नहीं आ जाती, किसकी कॉल आएगी, कस्टमर की फेल कॉल आ गई, कुछ भी आ गई, तो आप उसमें ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हो सीधी। ठीक है, तो वो बस कॉन्सेप्ट को क्या था, DND का। क्वेश्चन इधर से क्या पूछा जाएगा, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है वो कौन सा एक्ट है, क्योंकि ये बहुत बार मिस हो चुका है, तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा है आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be retained in the custody without being informed of the grounds for such arrest। यानी कि जिस पर्सन को तुमने अरेस्ट करा है, पुलिस आ जाती है, बोलती कि देखो अरेस्ट करना है, अरेस्ट वारंट है या नहीं है क्या पता, पर अगर तुम उसको अरेस्ट करे तो उसको रीजन बताओ, किस बिहाफ पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, और अरेस्ट करने के 24 आवर्स के बाद उसको कहाँ पे पेश करो, कोर्ट में पेश करो। वो रोलेट एक्ट था, उस वक्त तो वो लेके आए थे ना एक्ट, कि ऐसे होगा कि कोई भी पर्सन आ जाएगा तो 24 उसको बिना किसी सेंटेंस के, यानी कि उसने गुनाह किया है या नहीं किया, शक के दायरे पे उसको उठा के वो लोग अंदर डाल रहे थे जेल में। वो तो अंग्रेज लेके आए थे रोलेट एक्ट 1919 में। कब बोला, वो मैंने रोलेट एक्ट से कंपेयर करके कुछ बोला होगा। ठीक है, पर एग्जैक्ट में यही होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसे कहाँ पे लेके जाना पड़ता है, कोर्ट में लेके जाना पड़ता है। पर ऊपर से एक और चीज है कि बाई चांस अगर कोई पर्सन है और अगर वो फोन करे है कि मैंने अपने किसको फोन करना है, एडवोकेट को, ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि आप ये परमिशन नहीं दोगे कि आप फोन नहीं कर सकते, आप उसको परमिशन दोगे। पर अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लॉयर को हायर ना कर सके, तो उसके लिए सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हायर करती है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अधिकार है। कल को अगर बाई चांस आप अरेस्ट हो रहे हो, तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट वकील हायर करना है, बोलना ये मेरा राइट है। ठीक है, लाइन ये थी, इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be retained in the custody without being informed of the grounds for such arrest। custody without being informed of the grounds of such arrest। right to education। हाँ 21A भी है, बाद में इसको एड ऑन करा गया था। ठीक है, इसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन, कि बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाना है, एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो हमारा क्या है, एक बेस है। ठीक है, बच्चे को तुम एजुकेशन दोगे, डेवलप होगा, आगे जाके एक तो इसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा रीजन ये है अनएजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद ये हुई थी हमारी अमेंडमेंट हुई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 का। इसके अकॉर्डिंग 0 से 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करवाना चाहिए, एजुकेशन कंपल्सरी है। ठीक है, एक्ट याद रखना, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। उसके बाद देखो, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 22 23 एंड 24।
अब देखो आर्टिकल नंबर 24 के अकॉर्डिंग क्या है, द एक्सप्लॉयटेशन थ्रू द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द बेकार एंड द अदर फोर्स लेबरर, यानी कि ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, इन द ह्यूमन बीइंग्स, ट्रैफिक मतलब बेचना, पर्सन को ट्रैफिकिंग करना, उनका बेचना क्या है, ये अपराध है, ठीक है। और बच्चों से क्या करवाना, काम करवाना, लेबर वर्क, वो भी क्या है, अपराध है, ठीक है। और ये अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, वो क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। देखा, कभी भी देखा होगा जो वहां पे होटल्स वगैरह में बच्चे हैं, उनसे आप पूछ लो, जैसे मैं गई थी एक बार तो मैंने बच्चे को पूछा तुम्हारा एज कितनी है, उसने बोला 18 बिल्कुल नहीं लग रही थी, वो इतना सा छोटा बच्चा था। तो ये क्या है कि ये एक अपराध है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एंड द प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द आर्टिकल्स। फैक्ट्रीज मतलब कि बच्चों को, चाहे वो थोड़े से बड़े भी हैं, पर उन फैक्ट्रीज में लगाना जो कि उनके लिए हार्मफुल है। कौन सी फैक्ट्रीज, पटाखे फैक्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, कुछ भी उससे रिलेटेड जहां पे उनके धुआं वगैरह जाए, इम्यून सिस्टम उनका क्या हो, खराब हो, कि जल्दी वो मर सकते हैं, वो वाली चीजों में वो भी क्या है का अपराध में आता है। उसके बाद देखो राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 टू 28। 25 में है द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड और रिलीजन ऑफ वंस पर्सनल चॉइस। क्या बोल रहे हैं, द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ वंस पर्सनल चॉइस। आपको आजादी है, आप क्या कर सकते हो, रिलीजन चूज कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ये भी आपका पर्सनल राइट में आता है। उसके बाद देखो हमारा आर्टिकल आया 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजन के नाम पे फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजन अफेयर्स, मतलब कि तुम लोग क्या कर सकते हो क्या हुआ इस लाइन का मतलब, रिलीजन अफेयर्स, यानी कि जैसे कोई भगवत गीता है, उसका क्या रखा हुआ, पाठ वगैरह रखा हुआ है, या फिर कुछ इधर भी होता होगा आपके यहाँ पे पाठ किसी भी रिलेटेड से, वो आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 27 क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। आपने क्या करना है कि कोई रिलीजन के बेस पे कुछ चलाना है, या फिर आपने कोई 5-6 दिन के लिए कुछ कल्चर एक्टिविटीज करनी है, तो आपके लिए उसके लिए टैक्स ले सकते हो, जो डोनेशन वगैरह बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, फ्रीडम है, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकते कि आप इलीगली मान रहे हो, ये गलत चीज है, वो गलत नहीं है, वो हमारा राइट है, धर्म के बेस पे आप कर सकते हो। उसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि आपके पास फ्रीडम है, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी धर्म से रिलेट करते हो, अगर बाई चांस आप पर्टिकुलर हिंदू हो, अगर आपने कोई और इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ठीक है, मुस्लिमों का भी धर्म है, सिख वगैरह की, इनका अलग अलग धर्म है, तो आप क्या उनको भी सीख सकते हो, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन को सीख सकते हो, वे भी आपका क्या है, राइट है, ठीक है। उसके बाद हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं दवाइयां, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई, ये आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 तक है, 35। इसको बोला गया है हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसने बोला है ये, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
किसने बोला ये? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और आत्मा। नहीं, डॉक्टर जो बी हमारा 32 वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 32 है। आर्टिकल 29 और 30 करने नहीं है? हाँ जी, आर्टिकल देखो जो 29। इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ज्यादातर आर्टिकल्स हैं जो करवाने वाले नहीं है, ठीक है। हाँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेसिकल क्वेश्चंस में आते हैं, और उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज वाले वो दे रही हूँ मैं, ठीक है। इनके बारे में ना कभी पूछा गया है ना बुक्स में इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि हमें एक लॉ स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। एक लेवल है, मैं आपको यूपीएससी लेवल तक का करवा रही हूँ, इसके आगे कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि आपको एक क्या लोअर वाला कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं करना, ठीक है। जो इस बुक में है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट मैंने आपको करवा दिया है। ये मैं इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, पॉलिटी के जो क्वेश्चन आया आप इजीली कर सकते हो आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन देखो आर्टिकल से बहुत ज्यादा बनते हैं ठीक है। उसके बाद हमारी आएंगी पार्ट 3 में रिट। आगे बताओ इधर क्या हुआ। जो हमारा पार्ट फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से कहां तक है? फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? 12 तो 35, वो तो चलो है, तो आर्टिकल्स में आते हैं, चलो बाकी तो डेफिनेशन है, पर है तो आर्टिकल्स, एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। लिख के आना 12 to 35 है आर्टिकल हम मुझे बताओ अनटचेबिलिटी वाला कौन सा आर्टिकल है? थर्टी टू वाला ही लिखवाया मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 32 to 35 आ जाते हैं। 32 वो जब आगे करेंगे तब दिखाएंगे, लिंक अप है, लिंक अप है। मुझे बताओ जो अनटचेबिलिटी वाला है वो कौन सा है? ठीक है 17. जो मैंने जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में बताया उसमें क्या बताया? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोला। यानी कि अगर 6 तारीख ने उसने मर्डर कर दिया है तो उधर 3 साल की सजा है, तो 7 को उसको 3 की ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 7 को कानून चाहे चेंज हुआ है पर उसने मर्डर तो 6 को करा है। हाँ वो डबल जियो पार्टी वाला है कि एक डबल जियो पार्टी में क्या है, एक क्राइम की सजा उसको दोबारा नहीं मिलेगी, और नो सेल्फ मतलब कोई अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता, मतलब यानी कि खुद मैंने सही किया है कुछ भी है वो गवाही नहीं दे सकता है। हाँ 20 ABC डाल लो आगे पार्ट, या 1 2 3। उसके बाद पर्सनल लिबर्टी वाला कौन सा है? 21 है।
हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? यूएसए। यूएसए या यूके? यूएसए। सोच लो। मैंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करी है, वो अलग एक्टिव पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स थोड़ी ना होंगे। वो तो आप ना 14 आर्टिकल वाला बात कर रहे हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ वाला। ठीक है, उसका ये है कि सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर, यानी कि ट्राई टू बी लाइक विल ट्रीट एज ए लाइक और अनलाइक विल ट्रीट एज ए लाइक, वो 14 वाला आर्टिकल है। मैंने सिर्फ पूछे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये तो है नहीं ना बोरिंग, सोने वाली थोड़ी ना है। पॉलिटी फैक्ट है, समझने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 144 में क्या है? चार तो ਵੱਧ पर्सन एक जगह ਤੇ ਇਕੱਠੇ नहीं हो सकते। 4 से ज्यादा पर्सन एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इकट्ठे हुए तो हमारा कौन सा राइट वायलेट होगा? सब क्लाउज 19 1 A B C D 1 2 3 केड़ा असेंब वो उसमें क्या है? असेंबली में धरना करना अपराध है कि नहीं? पर पीसफुली। ठीक है, पीसफुल तरीके से हो। ठीक है, और हमारा जो आर्टिकल नंबर मैम आर्टिकल 370 था वो 118 तो खत्म हो गया। एचपी में कौन सा लगा है? 118 118 वाला। आगे बढ़ना रिट्स। मैम एक आपने बताया था इन 2002 में, क्या बोला था वो? हाँ जी, कुछ बताया था 2002 में, कौन सा एक्ट हुआ है? रबनी तो बंद कर। हाँ, फैन बंद करो, फैन फैन फैन। हाँ जी कमल बोलो। हाँ जी, एक आपने बोला था 2002 में कोई एक्ट पास हुआ है, वो कौन है कौन सा था? किसी एक्ट के बारे में बताया था मैम 2002 में। हाँ, 21A में आ रहा है वो, एजुकेशन वाला, राइट टू एजुकेशन। वो हमारा अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करवाना है? एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ये था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्या हुआ था अब बोल। यानी कि जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एक वर्ड लिया गया था, यानी कि स्पेशल स्टेटस, यानी कि कुछ अधिकार देने थे। ठीक है, वो ये थे, कुछ लड़कियों को दे दिए, कुछ लड़कों को दे दिए। ठीक है, ये वर्ड था। ना ना ना, फंडामेंटल राइट्स के बाद जो उभर के आया है, वो तो पहले स्टार्टिंग में थी। चलो ठीक है क्लास। ओके मैम, थैंक यू।